देखो बच्चों, आज हम 11th बायोलॉजी की बात करेंगे। तो बायोलॉजी की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि आपने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण विषय का चयन किया है या चयन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोलॉजी। तो निश्चित है, यदि मैं आपसे बात करूं कि आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो इसका आंसर आप देंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान। यदि जो विषय या जो पढ़ाई हमें दे सके, उस पढ़ाई को करने से यदि हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए तो निश्चित है हम उस विषय का चयन करेंगे। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का चयन करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम डॉक्टर बनें। आपको डॉक्टर बनने की चांस है। वेटनरी के डॉक्टर बन सकते हैं या मनुष्य के डॉक्टर बन सकते हैं, या मैं कहूँ कि आप नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, लड़कियों के लिए, या बी फार्मेसी कर सकते हैं आप, या पीएटी के द्वारा एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। ढेर सारे करियर की फील्ड हैं। तो आपका जो 11th बायोलॉजी है, 11th का जो बायोलॉजी है, उसमें टोटल यूनिट है 5 यूनिट। कितनी है? 5 यूनिट। क्लियर ना? जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसका नाम है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जो सेकंड यूनिट है वो उसका नाम है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, साइटोलॉजी। हिंदी में कहते हैं। ये थर्ड यूनिट है साइटोलॉजी, सॉरी गलती हो गई। सेकंड यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जंतु और पौधों की संरचना, ठीक है। थर्ड यूनिट है साइटोलॉजी, जिसे कोशिका विज्ञान हिंदी में कहते हैं। इसमें कोशिका की आप डिटेल संरचना पढ़ेंगे और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के बारे में पढ़ना। फोर्थ यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं पादप कार्की, अर्थात पौधों में जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं उसे अपन कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। कौन कौन से पौधों में जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं? प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, आपने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस। फिर वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है, एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। फिर एक रसारोहण है। तो विभिन्न जैविक क्रियाएं जो पौधों में पाई जाती हैं उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। और लास्ट जो यूनिट है आपकी एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी हिंदी में कहते हैं जंतुकार्की। और इसमें आप हमारे शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। हमारे शरीर में जैसे पोषण, फिर पाचन, फिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, ये विभिन्न प्रकार की जो जैविक, तंत्रिका तंत्र, तो विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं मनुष्यों में पाई जाने वाली या जंतु में पाई जाने वाली, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की मैं चर्चा करता हूँ, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। क्या नाम है? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इसके बारे में थोड़ा जान लें आप। तो कुल मिला के शॉर्ट में आपने जान लिया कि टोटल आपका जो बायोलॉजी का कोर्स है 11th का, कितने यूनिट में डिवाइड है? 5 यूनिट। कितने? 5 यूनिट। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन की विविधता। तो इस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में आप जो आपको आपके कोर्स में है वह मुख्यतः है कि दो बातें हो गई, प्लांट्स और एनिमल्स। मैं आगे जस्ट बताऊंगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 2 जगत वर्गीकरण है कैरोलस लिनियस का। उसने बताया कि प्लांट और एनिमल्स किंगडम है। तो मैं आपसे बात करूं कि कितने किंगडम बताया था कैरोलस लिनियस ने अपनी वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो देखें, प्लांट्स में पाई जाने वाली विविधता को कहेंगे प्लांट डाइवर्सिटी, और एनिमल्स में पाई जाने वाली विविधता को एनिमल डाइवर्सिटी कहेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि
पौधों का कौन कौन से समूह है? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें यही पढ़ेंगे आप। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा था प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटीहेल्मिन्थेस, फिर आपने पढ़ा था मोलुस्का, फिर आपने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। तो कुल मिला के आपको डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में यही पढ़ना है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने आप बायोलॉजी के। किसके? बायोलॉजी के। तो मैं बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने से पहले देखें आप जल्दी से कि जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी किसकी शाखा हो गई? साइंस की। आपने 10th में साइंस पढ़ा था। साइंस में 3 पार्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जीव विज्ञान किसकी शाखा हो गई? साइंस की। और ये 2 शब्द से मिलके बना है, बायोलॉजी, ठीक है, जिसका अर्थ है सजीवों का अध्ययन। जीव, तो आप बात करेंगे साइंस की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजी। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम लेना चाहता हूं, लेमार्क एवं ट्रेवेनियस। लेमार्क और ट्रेवेनियस ने इस शब्द को दिया। किस शब्द को? बायोलॉजी शब्द को, ठीक है। तो मैंने बात किया कि साइंस की एक ब्रांच हो गई बायोलॉजी। बायोलॉजी की भी ढेर सारी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य 2 शाखाएं हैं। एक है बॉटनी, जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, और दूसरा है जूलॉजी। पौधों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, और जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी के जो जनक हैं वो है थियोफ्रास्टस। और जूलॉजी के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। क्लियर ना? जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के पितामह कौन है? थियोफ्रास्टस। तो ये 2 ब्रांच हो गई। कौन कौन सी? बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करूं कि मैं आपसे पूछूं कि हम और आप सजीव हैं, तो मैं किसी बच्चे से कहूं कि सिद्ध करो कि तुम, मान लो एक रेशमा रजक है 10th की बच्ची, जिसको मैं कहूं कि सिद्ध करो कि तुम सजीव हो, तो वो बच्ची बोलेगी कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर, हमारा शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे कोशिका कहते हैं। फिर बताएगी वो कि मेरे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, मेरे शरीर में पाचन होता है, मेरे में उत्सर्जन होता है, ठीक है, हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो विभिन्न जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं। क्लियर ना? इसलिए हम क्या हैं? सजीव हैं। और जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हो क्या है? निर्जीव है। तो हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, और जैविक क्रियाओं का मुख्य सूत्रधार है हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल, ठीक है। कौन सी? जिसका नाम है क्या? सेल। तो अपन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले आप जल्दी से थोड़ा जान लें। सेल मतलब कोशिका। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है 9th में कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने कोशिका की खोज किया। किसी खोज किया? कोशिका की। तो आपके सामने 2 कोशिकाएं मैं बना रहा हूं जल्दी से, और आप अंतर बताएंगे मुझे। कौन से वैज्ञानिक थे? याद रखेंगे, 1665 में रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो आप 2 कोशिकाओं में अंतर बताएं मुझे। देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? आउटर मोस्ट लेयर कोशिका की आप जानते हो। यदि एनिमल सेल की बात करूं मैं आपसे, तो सबसे बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे मैं पीएम लिख दिया हूं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। बीच में एक स्पष्ट कोशिकांग होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, 60 में लिख दिया हूं मैं, या केंद्र की झिल्ली। इन दोनों कोशिकाओं में क्या देख रहे हैं आप?
और इस केंद्रक के अंदर आप जानते हो अच्छे तरीके से कि एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, जल्दी से मुझे बता दो। और यहाँ एक बात क्लियर कहूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव किसके किसके बीच में बताया आप? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रकीय झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रकीय द्रव। तो दो द्रव हो गए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका द्रव और केंद्रकीय द्रव। इन दोनों द्रव को मिला दें, कौन कौन सा? साइटोप्लाज्म यहाँ और दूसरा लिख दिया हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इससे बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कौन कौन से दो द्रव बताओ आप मुझे? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रकीय द्रव। इसको मिला के बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव कहते हैं। तो जीव द्रव और कोशिका द्रव में अंतर समझ गए ना? अब दोनों संरचना में आप एक महत्वपूर्ण अंतर समझे कि इसी कोशिका द्रव में, अंतर अभी समझने से पहले दो बात जान लें। इसी कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव कहाँ है बताओ आप? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इसी कोशिका द्रव में ढेर सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पराक्सीसोम, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ढेर सारे कोशिकांग हैं जो कहाँ तैरते रहते हैं बताओ आप? साइटोप्लाज्म। तो आप बता दो कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म यहाँ अलग है, किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है बताओ, क्या तैरता है? गुणसूत्र। अब गुणसूत्र में आप जानते हो गुणसूत्र बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। मतलब आपका अनुवांशिक पदार्थ कहाँ है? गुणसूत्र में। और किसके अंदर कैद है? केंद्रक के अंदर। और केंद्रक किस चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रकीय झिल्ली। लेकिन यहाँ आप देखें कि इसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रकीय झिल्ली, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट। तो फिर क्या बताओ आप मुझे कि जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का भिन्नन नहीं होता, तब इस संपूर्ण द्रव को अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर ना? क्लियर हो गई बात ना? और ऐसी कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये कोशिका कहलाएगी यूकैरियोटिक। हम आपको क्लियर कट बता दें, लैटिन भाषा में केंद्रक को कैरियन कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में याद रखेंगे केंद्रक के चारों तरफ केंद्रकीय झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसमें केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ढेर सारे अंतर हैं कि इसमें कोशिकांग, जैसे वीडियो में बताया गया था आपको कि जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है इसमें सब में पाए जाएंगे और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर ना? और इसका जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वह डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, ओके।